देखिए बेटा इधर चैप्टर बेटा हमारा रन हो रहा है यहाँ पे कौन सा, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करे वो करे सर, कि प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहा जाता है, लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि रिटर्न टू अ फैक्टर किस किस तरीके के होते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है बेटा, हमने ये पढ़ा था कि एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, एक होता है डिमिनिशिंग और एक होता है कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है, आपके दिमाग में ये आना भी चाहिए था कि सर ऐसा क्यों होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न होता है उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद डिमिनिशिंग होता है, उसके रीजंस क्या है। तो बेटा पहले देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन सम रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, यानी उनके कारण बताइए। कॉजेस फॉर, यहाँ पे जो कॉजेज है ना बेटा, ये जो कॉज दिया हुआ है आपको, ये बेसिकली कॉज दिया हुआ है किसके लिए, इंक्रीजिंग रिटर्न का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है पहला कॉज आपका, ये इंक्रीजिंग रिटर्न का। अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता क्या है समझते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न सर आपने बताया था कि जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और होता कैसे है सर, वो इंक्रीजिंग रेट से होता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न बोला गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर कॉजेज बताओ, तो पहला कॉज होता है बेटा इसमें फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स फैक्टर। अगर मैं अपने इनपुट और आउटपुट की बात करता हूँ तो फिक्स फैक्टर के अंदर सबसे पहला क्या आता है सर, हमारा मशीन आती है। क्या आती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था बेटा। होता क्या है कि आपने एक नई कार ली या आपने कोई नई स्कूटी या बाइक ली, तो आप स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड उसकी केयर क्या करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, टाइम पे उसकी सर्विस कराना, उसकी सफाई करना, कपड़ा मारना, ये सब करते हो। सेम जब कोई नई फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, तो स्टार्टिंग के अंदर उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से किया जाता है। देखो क्या लिखा है, इनिशियल स्टेज का मतलब हो गया स्टार्टिंग के अंदर, फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड। कहता है स्टार्टिंग के अंदर हम कभी भी फिक्स फैक्टर को, देखो एग्जांपल बताता हूं, आप कभी स्कूटी बाइक कुछ भी ले लेना या कार ले लेना, तो कुछ दिन कंपनी क्या बोलेगी कि स्टार्टिंग के 15 दिन ये कोशिश करना कि स्कूटी पे एक ही बंदा ट्रेवल करे, 2 बंदे ट्रेवल। रीजन क्या है, क्योंकि अभी उसका इंजन स्टार्ट हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया है। ऐसी गाड़ी में कहेंगे कि 5 की कैपेसिटी, तो आप 5 को अभी मत बिठाना, पहले इसके इंजन को क्या होने देना, थोड़ा सा रोटेट यूज होने देना, उसके बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करना। तो मशीन में भी क्या होता है बेटा, ऐसा नहीं होता कि मशीन को आते ही आप क्या करो, एकदम स्टार्टिंग से ही पूरा यूटिलाइज करने लग जाओ। स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, उसे धीरे धीरे करके यूटिलाइज करते हो। फिर आगे देखो क्या लिखा है, इन इनिशियल स्टेज फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड। स्टार्टिंग के अंदर वो क्या रहता है सर, अंडर यूटिलाइज्ड। its fuller utilization calls for greater application of the variable factor tend to increases। भाई उसका फुलर यूटिलाइजेशन कैसे होगा सर, मैंने एक मशीन ले ली, एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आपके पास एक मशीन है, उसमें बेटा आप मोमबत्ती बनाने का काम करते हो, और एक बार में उसमें कितनी मोमबत्ती बनती है, 1000। तो कभी भी ओनर साथ की साथ पहली बार में उसमें 1000 मोमबत्ती नहीं बनाएगा। क्यों, एक तो आपको मशीन अभी यूज नहीं करनी आती होगी, आप उसमें थोड़ी मोमबत्ती बना के देखोगे कि सही बन रही है या नहीं बन रही। जब आप 3-4 बार बना लोगे तो अब आप क्या करोगे, मान लो आपने स्टार्टिंग में 200 बनाई, थोड़ी सही बनी थोड़ी खराब बनी, फिर आप उसे 400 बनाओगे, फिर थोड़ी सही बनेगी, फिर धीरे धीरे करके क्या करोगे, आप उसमें और ज्यादा क्या करोगे, रॉ मटेरियल लगाओगे, और एक टाइम पे आके आप क्या करोगे, उसमें 1000 मोमबत्ती एक साथ बनाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मशीन कभी भी स्टार्टिंग में पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं होती, धीरे धीरे करके क्या करते हैं हम उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाते हैं, किसकी मदद से, अपने वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, कहते हैं इनवर्सली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिमिनिशिंग ऑफ फॉल्स। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाओगे, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एग्जाम्पल सिंपल सा याद रखने वाला दे देता हूं, दिया भी था कि भैया आप एक गाड़ी में जा रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, एक कार में आप जा रहे हो, उसमें आपने बेटा 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया। अब 1000 रुपए में जितने मर्जी चले, अगर आप 4 पैसेंजर जा रहे हो तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पर पैसेंजर की पेट्रोल की कॉस्ट हो गई 250। और अगर आप 2 बंदे जाओगे तो पर पैसेंजर की कॉस्ट कितनी हो गई, और अगर इस 4 की जगह मैं क्या कर दूं यहाँ पे 5 पैसेंजर, तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी मेरी। इसका मतलब सर जितनी ज्यादा मैं उसको यूटिलाइज करता रहूंगा, प्रोडक्शन करता रहूंगा, मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जाएगी सर, वहां पे सेम मशीनरी के प्रोडक्शन में होता है, जैसे जैसे मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाता चला जाऊंगा, मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जाएगी सर, वहां पे कम होती चली जाएगी। समझ आ गया। तो पहला पॉइंट अगर कोई आपसे पूछता है भैया इंक्रीजिंग रिटर्न टू क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या होगा सर, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स फैक्टर। की फिक्स फैक्टर का क्या करते हैं हम, पूरे तरीके से यूज करते हैं। दूसरा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, मतलब additional application of the factors cause process based division of the labor, that efficiency of the factor
अकॉर्डिंगली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स टेंड्स टू राइज। देखो होगा क्या स्टार्टिंग के अंदर बेटा, अच्छा आप समझना मेरी बात को, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक आपने बेटा फोन परचेज किया, ठीक है, कंपनी नॉर्मली क्या कहती है कि जब भी आप फोन यूज करते हो तो जो फोन के साथ चार्जर आया आप उसे उसी से चार्ज करो, दूसरे किसी चार्जर से उसे चार्ज नहीं करना चाहिए, उसकी बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है। मानते हैं हम ये चीज। और स्टार्टिंग में बेटा बहुत ध्यान भी रखते हैं घर के अंदर, जब भी कोई नया फोन आता है ना तो हम कभी भी किसी से चार्जिंग नहीं करते, उसका चार्जर ढूंढ रहे होते हैं, नहीं उसी से चार्ज करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस कितने दिन चलता है? या तो सर 2-4 महीने चलेगा, या सर जब तक वो वाला चार्जर खराब नहीं हो जाता। जैसे ही खराब होगा फिर जो मिल जाएगा वही लगाना स्टार्ट कर दोगे उसके अंदर। तो सेम क्या है सर, इनिशियल स्टेज के अंदर मशीनरी नहीं है तो हम उसमें रॉ मटेरियल क्या लगाते हैं, बहुत देखभाल के अच्छा रॉ मटेरियल लगाते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन क्या हो हमारा बहुत अच्छे तरीके से निकल के आए और मशीन का यूटिलाइजेशन क्या कर सकें हम पूरे तरीके से कर सकें। लेकिन जैसे जैसे ये सब चीजें पुरानी होती जाएंगी, अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि उसी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट क्या है सर, पहले पॉइंट में हम फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं, दूसरे के अंदर हम अपने वेरिएबल फैक्टर का यूज क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न के 2 कारण क्लियर हो गए सबको, ठीक है। अब आगे देखिए, एक आता है यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। देखो बेटा, so long as fixed factor remain underutilized, additional of the variable factor tends to improve the degree of coordination between fixed and variable factor. As a result, total output increase at the increasing rate. Starting के अंदर क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। उसका रीजन समझ लो। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, कौन से वाला, अब देखिए ये कार या बाइक का एग्जांपल मैंने क्या बताया था सर, जब भी हमारे पास नई गाड़ी आएगी तो उसकी टाइमली क्या करवाएंगे सर, हम सर्विस कराएंगे। जो उसका मालिक होगा वो टाइम टू टाइम उस पर क्या करेगा बेटा, उसकी क्लीनिंग करेगा, सफाई करेगा। यानी कि सर मालिक और गाड़ी के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और स्टार्टिंग में आपको भी पता होगा, जब आपने कभी ली होगी तो आप किसी दोस्त को चलाने भी नहीं देते कि भाई मैं नहीं दूंगा अभी तेरे को चलाने के लिए, जब तक वो थोड़ी नहीं होती है। रीजन, क्योंकि नई चीज के साथ क्या होता है बेटा, मालिक का और मशीनरी का कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती चली जाती है वो कोऑर्डिनेशन भी क्या होता चला जाता है, आपस में खराब होता चला जाता है। इसीलिए फर्स्ट स्टेज के अंदर, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, मशीन भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, दोनों का कोऑर्डिनेशन क्या है सर, बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। समझ आ गया? तो 3 फैक्टर्स क्या है सर, पहला फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा सर वेरिएबल फैक्टर को अच्छे से इस्तेमाल करना, तीसरा क्या है सर, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, बेटर होता है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, देखो कांस्टेंट का नहीं आएगा यहाँ पे, किसका आएगा, या तो इंक्रीजिंग का पूछेगा या डिमिनिशिंग का पूछेगा। अब डिमिनिशिंग क्यों होगा ये समझते हैं। पहला सर, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब समझना यहाँ पे ध्यान से, इधर देखो बेटा, हमने एक रेशो पढ़ी थी 4:1। इसमें मैंने बताया था 1 क्या है सर, मेरी मशीन है, और 4 क्या है सर, मेरी यहाँ पे लेबर है ना। अब बेटा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो मैं सीधा मशीनरी चेंज नहीं करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा सर, एक मशीन पे 4 लेबर लगा रही थी, मैं 5 लगाऊंगा, 6 लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा। मैं वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, 24 घंटे काम कराऊंगा, ऐसे मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा। तो इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है कि हम मशीन को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, या तो लेबर से या टाइम से। लेकिन कह रहा है ये जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना आप, एक लिमिट तक कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि इस सब्स्टिट्यूट करने से ही आपका काम चल जाए तो क्या पॉसिबल है? सपोज करो, ध्यान से सुनो, आपकी कैपेसिटी थी 500 यूनिट बनाने की, आपके पास ऑर्डर आ गया बेटा 700 यूनिट का, तो आप ये सब कुछ चेंज करके ये 700 यूनिट बना लोगे, है ना भाई। तो यहां तक तो मैं क्या कर सकता हूँ, मशीनरी की जगह किसको रिप्लेस कर सकता हूँ, लेबर से काम चला सकता हूँ और अपने टाइम से काम चला सकता हूँ। अब लेकिन बेटा अगर आपके पास क्या हुआ, 500 आप बना रहे थे एक मशीन की कैपेसिटी से, आपके पास ऑर्डर आ गया कितने का, 2000 बनाने का या 20,000 बनाने का, तो क्या इस वाली प्रोसेस से काम चल पाएगा? अब तो मेरे को क्या चाहिए होगी सर, मशीन ही चाहिए होगी ना। तो इसका मतलब देखो क्या लिखा है, अब आपको क्लियर होगा। कहता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। कहता है ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या मशीनरी की जगह लेबर ले सकती है, या ऐसा हो सकता है कि लेबर की जगह पूरी मशीनरी ले ले? दोनों ही नहीं ले सकते सर, है ना। मोर एंड मोर ऑफ लेबर फॉर एग्जांपल कैन नॉट बी कंटिन्यूअसली यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एडिशनल कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मशीन। कहता है सर आप मशीन की जगह पे ज्यादा से ज्यादा लेबर कंटिन्यूअस यूज नहीं कर सकते, कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हो।
अकॉर्डिंगली डिमिनिशिंग रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर बिकम इनविटेबल। तो इसीलिए क्या हो जाता है बेटा, जब हम ऐसा ही करते चले जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन अब बढ़ने की जगह क्या होना स्टार्ट हो जाता है सर, घटना स्टार्ट हो जाता है। इसका ना रीजन समझो बेटा, एक मशीन 8 घंटे काम करेगी, या इसको ऐसे समझना, एक गाड़ी है बेटा, ठीक है, उसकी एवरेज आ रही है आपकी 20। आप क्या सोचते हो कि एक ही गाड़ी है, हमें एक वेन्यू पे जाना है, आप क्या कर रहे हो, उसी गाड़ी को काम पे लगा देते हो, वो जाती है 5 बंदों को छोड़ के आती है, फिर घर आती है, फिर 5 बंदों को छोड़ के आती है, उसे कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो आप। तो आपने क्या करा, उस गाड़ी की जगह आपने 2-4 गाड़ियां और नहीं मंगवाई, आपने एक ही गाड़ी से काम लेना स्टार्ट कर दिया। तो आप प्रैक्टिकली सोचो उस गाड़ी की एवरेज बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सर उसकी एवरेज कम हो जाएगी। रीजन कि आप उसको उसकी कैपेसिटी से ज्यादा क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो उसकी प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, अब क्या हो जाएगी वहां पे, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही चीज होती है। दूसरा, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द, अब बेटा देखो वही बात है, जैसे जैसे आपकी सेकंड स्टेज आएगी या एंड स्टेज आएगी, तो वो गाड़ी, एग्जांपल पे आते हैं अपने वाले, क्या होगा सर, कार पुरानी हो गई, स्कूटी पुरानी हो गई ना, उस पर कपड़ा लग रहा है, सर्विस उसकी टाइम पे हो नहीं रही है, जब मन करता है पेट्रोल डल गया, पेट्रोल का डंडा हमेशा एंड पे ही लगा रहता है हमारा, खत्म ही पड़ा है उसके अंदर। तो क्या हो गया, अब ओनर और फिक्स फैक्टर के बीच का कोऑर्डिनेशन क्या हो चुका है सर, खराब हो चुका है। तो अब प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने की जगह क्या होना स्टार्ट हो जाएगा सर, कम होना स्टार्ट होगा। देखो क्या लिखा है यहाँ, कहता है कंटिन्यूस इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद द फिक्स फैक्टर बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ क्रॉसेस द लिमिट ऑफ आइडियल फैक्टर रेशियो। एक लिमिट के बाद जो उसकी रेशियो है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। दिस रिजल्ट इन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अकॉर्डिंगली सेट इन। तो इसी की वजह से क्या होता है सर, अब हमारा प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या हो जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्लियर हो गया, पक्का? अब बेटा इसके अंदर ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाला मैंने आपको बताया था शायद आए चाहे ना आए, लेकिन ये वाला कहीं नहीं जाने वाला, ये हर बार सिलेबस में रहा और आएगा ही आएगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन है सर, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बताना है सर मेरे को यहाँ पे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऊपर वाला कौन सा था, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल था, वो क्या था, रिटर्न टू अ स्केल। अब ये कौन सा है सर, लॉ ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे ये लॉ क्या कहता है। कहता है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इफ द इनपुट ऑफ रिसोर्सेज increased by equal increment per unit of time while the input of other resources are hold constant, total output will increase, but beyond some points the resulting output increase will become smaller and smaller। मतलब कहता है सर, यहां पे ध्यान से देखना बेटा जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना जो कह रहा हूं। बेटा हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं इसमें, दो, एक कौन सा है सर, फिक्स्ड, और एक कौन सा है सर, यहां तक समझ आ गई। फिक्स क्या रहता है सर अपनी जगह पे, फिक्स ये रहा यूनिट ऑफ लैंड, यानी जमीन क्या रहेगी सर अपनी जगह पे, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी सर वो अपनी जगह पे, चेंज क्या होगा सर, यूनिट ऑफ लेबर। क्या चेंज होगी हमारी, लेबर। लेबर कौन सा वेक्टर है, वेरिएबल। यहां तक समझ आई। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे जैसे मैं अपने फिक्स फैक्टर के साथ क्या लगाता चला जाता हूं, वेरिएबल फैक्टर, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, देखो बेटा यहाँ टोटल प्रोडक्शन पहले कितना था, यहाँ पे ध्यान से देखना, सिर्फ यहाँ कंसंट्रेशन रहे बेटा सबका। देखिए पहले जब पहली यूनिट आप यूज करते हो तो टोटल प्रोडक्शन भी दो, एमपी क्या होता है बेटा, टीपी का डिफरेंस, तो ये भी दो आएगा। एपी का फॉर्मूला क्या बताया था, टीपी अपॉन में क्यू, यानी दो को भाग कर दिया एक से, तो ये भी कितना आ गया, दो। यहां तक क्लियर। अब जैसे ही बेटा मैंने दूसरी यूनिट लगाई लेबर की, तो मेरा प्रोडक्शन क्या हुआ, दो से कितना हो गया, कितने से बढ़ा है ये, तीन से, कितने से बढ़ा, और एवरेज प्रोडक्शन कितना आ गया, 2.5। अब एवरेज प्रोडक्शन जिसको नहीं समझ आया, फॉर्मूला क्या है बेटा, टीपी अपॉन में क्यू, मतलब कि क्यू क्या है यहाँ पे, ये वाली क्वांटिटी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, ये वहां पे आएगा वैसे ये, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो कितना हो गया ये, 2 पॉइंट। अब जैसे ही मैंने तीसरी लेबर लगाई तो 5 से कितनी हो गई, 9। कितने से बढ़ा बेटा ये, यहां तक समझ आ गया। अब यहां देखो क्या लिखा है, एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज, बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज। कैसे पता चलेगा ये बता देता हूं सर। फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है और सेकंड स्टेज का मतलब क्या है बेटा। फर्स्ट स्टेज को बोला जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल और अ वेरिएबल फैक्टर। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे इंक्रीजिंग क्यों बोला गया,
सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है सर, जैसे जैसे मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाए तो मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन कैसे बढ़ा सर? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 पॉइंट से बढ़ा। और ये सेकंड स्टेज पता कैसे चलेगी सर कि फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई? अब देखो बेटा, जैसे ही मैंने 4वां फैक्टर लगाया तो 9 से कितना हुआ सर ये? अब कितना हो गया ये? कितने से बढ़ा ये? 3 से बढ़ा ना? तो पहले कितने से बढ़ रहा था ये? तो यानी सर सेकंड स्टेज का हमें पता कैसे चलेगा? जब हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो हम कहेंगे हमारी कौन सी स्टेज चालू हो गई? सेकंड स्टेज चालू हो गई। और जो सेकंड होती है उसे बोला जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोला जाता है उसको? डिमिनिशिंग। ठीक है, अब बेटा और ध्यान से सुनना इसको। डिमिनिशिंग रिटर्न हो गई स्टार्ट। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न कब खत्म हो रही है? देखना, चौथे पे कितना हुआ? 12। पांचवे पे कितना हुआ सर? यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अभी देखो पांचवे पे कितना हुआ सर? 12 से 14। तो कितने का चेंज आया सर? 2 का। फिर 14 से 15 हुआ 1 का। सेकंड स्टेज का एंड कहां पे होगा? इससे अभी मैं आपको रिलेशनशिप करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे और एग्जाम में 100% मिलेंगे। सेकंड स्टेज सर वहां पे एंड होती है जहां पे टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाता है? मैक्सिमम या कांस्टेंट। और जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? 0। इसका अभी कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली स्टेज कौन सी है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, पहली स्टेज में जैसे जैसे मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाऊंगा तो मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा सर? इंक्रीजिंग रेट से। जहां पे मेरा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीज होगा वहां से मेरी कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी? सेकंड। और सेकंड स्टेज का एंड कहां पे होगा सर? जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा और एमपी क्या हो जाएगा मेरा सर? 0 हो जाएगा। एमपी क्या हो जाएगा मेरा? अब तीसरी स्टेज क्या हुई? जैसे ही आपने 7 से 8 पे कूदे, 15 से कितना हो गया? 14। तो यहाँ पे अब क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ये इसे बोलते हैं बेटा नेगेटिव रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको हम? नेगेटिव रिटर्न। समझ आ गई तीनों स्टेज? अब कारण वही है जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं सारे के सारे। ठीक है, अभी से हमने टेबुलर फॉर्म में एक अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर बेटा इसके ऊपर रिलेशनशिप आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, ये देखो, इसको छोड़ो, ये रहा डायग्राम में आपको बाद में कराता हूं। ये देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। आप अपने नोट्स के अंदर सिर्फ वो टेबल खोल के रखेंगे जो मैंने अभी दिखाया था। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखना इधर की तरफ। पहला क्या है सर? एज टीपी इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, एमपी आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब देखो, जैसे जैसे टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? जो टेबल में है वही आप यहाँ पे राइट करोगे। क्या सर? जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एमपी भी क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। एज टीपी इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, जब टीपी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट कौन सा है टेबल में? 15 और 15, 15 और, तो वहां पे सर एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट रिमेन पॉजिटिव। वहां एमपी घटना तो स्टार्ट हो जाएगा लेकिन क्या रहेगा सर आपका? वो पॉजिटिव। एज टीपी रीच एज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जब वो अपने मैक्सिमम पे आ जाएगा 15 और 15 वाले पॉइंट पे, एमपी बिकम्स 0। एमपी क्या हो जाएगा सर हमारा वहां पे? 0। एज टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, जैसे जैसे टीपी घटना स्टार्ट होगा एमपी बिकम्स नेगेटिव। एमपी भी क्या हो जाएगा सर हमारा? है सब कुछ टेबल में ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या है सर? जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा। जब टीपी बढ़ेगा और अपनी जगह पे क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? कांस्टेंट, तो एमपी क्या हो जाएगा? घटना स्टार्ट होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। जब टीपी अपने मैक्सिमम पे आएगा तो एमपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब टीपी घटना स्टार्ट होगा तो एमपी घट के क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब किसके बीच में रिलेशन आया? एमपी और एपी। फिर उस टेबल को ही देखना है। कहता है एज एमपी एंड एपी बोथ स्टार्ट इंक्रीजिंग देन एमपी इंक्रीज एट अ फास्टर देन एपी। एमपी क्या होगा सर? एपी से ज्यादा बढ़ेगा। देखो कैसे भैया, एमपी 2 से 3 हुआ, एपी कितना हुआ? 2 से 2.5 हुआ। एमपी 2 से कितना हुआ? 3। एपी कितना हुआ? 2 से 2.5। तो दोनों में से ज्यादा कौन बढ़ रहा है सर? एमपी बढ़ रहा है ना, वही लिखा है यहाँ पे भी। यानी सर बढ़ेंगे तो दोनों, लेकिन एमपी ज्यादा बढ़ेगा किसके कंपैरिजन में? एपी के कंपैरिजन में। अब पॉइंट वेयर एमपी कट्स एपी, एमपी कट्स एपी का मतलब देखो कहां पे है? एक स्टेज जहां पे वो बराबर हो गए, 3 और 3, 3 और एपी रीच्ड एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड एमपी बिकम्स इक्वल्स टू एपी। एपी जो होगा बेटा वो उसका मैक्सिमम होगा। देखो 3 के बाद वो घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है ना, यानी 3 क्या था सर उसका यहाँ पे? मैक्सिमम पॉइंट था। आप कह सकते हो क्या सर? जहां पे एमपी और एपी एक दूसरे को काटेंगे, एपी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्लियर? यही चीज यहाँ पे लिखी है। और एमपी बिकम्स इक्वल्स टू एपी, वो तो इक्वल है तभी उसने क्या करा? आपस में एक दूसरे को कट करा है यहाँ पे।
अब आते हैं अगले पॉइंट पे, when MP and AP start declining then MP decreases at a faster rate than the AP। अब देखो दोनों घटने स्टार्ट हुए, देखो MP क्या हो रहा है 3 से 2 1, और AP क्या हो रहा है सर 3 2.8 2 पॉइंट, यानी देखो शॉर्ट में आपको समझाऊं क्या है बेटा, दोनों ने बढ़ना है, MP भी बढ़ेगा। पहला रूल क्या था, जब MP और AP बढ़ेंगे तो MP ज्यादा तेज बढ़ेगा किसके कंपैरिजन में, AP से। जब MP और AP आपस में एक दूसरे को कट करेंगे तो वो AP का क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। फिर अगली स्टेज में क्या होगा, MP और AP दोनों घटेंगे, यहाँ पे भी घटेगा कौन तेज, MP ही घटेगा, यानी MP हमेशा आगे ही रहेगा किसके कंपैरिजन में, AP में, चाहे वो बढ़ने में हो चाहे वो घटने में हो। समझ आ गई बात, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, देखो क्या कहता है, कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, अ स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। कहता है जैसे जैसे मैं अपने फिक्स फैक्टर के साथ क्या लगाता चला जाऊंगा बेटा, अपने वेरिएबल फैक्टर्स, तो स्टार्टिंग के अंदर तो सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन एंड में एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे सब कुछ क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा वहां पे वो, ठीक है। assumptions क्या है बेटा, इसको जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या assume करना होता है। पहला, ratio in which factor of production are combined can be changed, क्या हो सकती है वो चेंज की जा सकती है। unit of variable factors are homogeneous और equally efficient and are increased one by one। अब इसको जरा समझना, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट आ गया। देखो इसने क्या बोला यहाँ पे कि जो आप वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो वो कैसे होने चाहिए सर, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, समरूप, एक जैसे। मतलब क्या है, आप बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम क्या बना रहे हैं सर, कैंडल्स बना रहे हैं, ठीक है। एक मोमबत्ती की मशीन में 1000 मोमबत्ती आप बना सकते थे, लेकिन जो इसके अंदर आप इनपुट लगा रहे हो, दो लगा रहे हो, एक तो लेबर हो गया बेटा वेरिएबल फैक्टर, और एक क्या हो गया सर इसका, रॉ मटेरियल। अब आप मेरे को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर क्या किसी भी चीज के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है अगर मैं लेबर चेंज कर दूं उसकी, तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पे शेफ होता है, अगर उस रेस्टोरेंट के उस शेफ को हटा दिया जाए तो टेस्ट में फर्क आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो सेम सर अगर मैं और गाड़ी की बात करते हैं, एक ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है, मान लो अपनी पर्सनल कार है, हम उसे चलाते हैं, उसकी एवरेज जो भी आती है, लेकिन अगर हमारी जगह कोई दूसरा बंदा उसे चलाएगा तो क्या उसकी सेम एवरेज आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। यानी कि सर जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है लेबर, इसको चेंज करने से हमारे प्रोडक्शन पे फर्क। और रॉ मटेरियल पे आते हैं सर, रॉ मटेरियल क्या है वो हमारा यहाँ पे, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, हम क्या बना रहे हैं, मोमबत्ती, वैक्स हो गया। अगर वैक्स मैं पहले जिस क्वालिटी का लगा रहा था, अगली बार मैं उस क्वालिटी का नहीं लगाऊंगा तो मेरा प्रोडक्शन भी सेम नहीं आएगा। तो यानी कि सर इसीलिए बोला गया है कि जो वेरिएबल फैक्टर्स आप उसमें लगाते हो वो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस और इक्वली लगाने हैं, 1 by 1। और सर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है बेटा उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक, पक्का।